रामनाथ बहुत ही सरल जिंदगी व्यतीत कर रहा था। कुछ गाय थी और एक छोटी सी खेत। रामनाथ सुबह सुबह गाय का दूध निकालकर बेचने चला जाता था। दूध बेचकर आने के बाद वो खेत पर काम करने चला जाता था। रामनाथ की शादी कुछ महीने पहले ही हुई थी। रामनाथ की पत्नी नैना आचार पापड़ बनाया करती थी। गांव वाले नैना के पास से ही आचार पापड़ खरीदा करते थे। नैना, मैं खेत पर जा रहा हूँ, तुम गायों को पानी पिला देना। जी ठीक है, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। रामनाथ की सोच थी कि भले ही पैसा थोड़ा ही कमाओ, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से ही कमाओ। रामनाथ का एक दोस्त था जतीन। वो शहर में रहकर काम करता था, मगर कुछ दिनों की छुट्टी में वो गांव आया था। अरे भाई रामनाथ, क्या हाल है? सब सही चल रहा है? हाँ भाई, सब भगवान की कृपा है, सब सही से चल रहा है। अच्छा है, मेरी छुट्टी थी तो सोचा गांव घूमने आ जाऊं। हाँ भाई, सही किया। मुझे तो आज भी याद है कैसे हम दोनों हर रोज सुबह शाम चाय पीने साथ जाते थे। सही कहा, वो सब तो पुराने दिन हो गए। उस वक्त तक तो ना मेरी शादी हुई थी और ना ही तेरी। चल कोई बात नहीं, इधर कुछ दिनों के लिए आया हूँ ना, चलेंगे चाय पीने। जतीन सुबह सुबह रामनाथ की खेती पर आ जाता था और रामनाथ से बातें किया करता था। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोलना। तू अपनी जिंदगी में कितना खुश है, किसी बात की तुझे चिंता नहीं। ऐसी ही जिंदगी होनी चाहिए भाई। भाई, तू भी तो शहर में काम कर रहा है, वहाँ तो तू अच्छे पैसे कमा रहा होगा। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। जानता है, मुझे तो लगता है तू यहाँ रहकर मुझसे ज्यादा ही कमा लेता होगा। छोड़ भाई, इन सब बातों में क्या रखा है, चल घूमने चलते हैं। रामनाथ घर वापस आता है। सुनिए, कल सुबह दूध देने जाइएगा तो ये आचार और पापड़ भी दे दीजिएगा। हाँ ठीक है। कुछ लोग और बढ़ गए हैं आचार पापड़ के लिए। चलो, ये तो अच्छी बात है, सभी ने पैसे दे दिए हैं। हाँ, कल ही मिल गए थे। आप बैंक जाकर इसे जमा कर दीजिएगा। अगले दिन लोगों को दूध और आचार पापड़ देने के बाद रामनाथ पैसे बैंक में जमा करने जा रहा था कि तभी रास्ते में जतिन मिलता है। भाई कहाँ जा रहा है? अरे, नैना को आचार पापड़ के पैसे मिले हैं, बस वहीं बैंक में जमा करने जा रहा हूँ। वाह भाई, सही है तेरा तो। भाभी जी भी कमाती हैं। चल ठीक है, मिलते हैं शाम में। कुछ दिनों बाद जतिन वापस शहर आ जाता है। इधर रामनाथ अपने काम में लग जाता है, मगर कुछ ही महीनों बाद जतिन वापस गांव आता है, क्योंकि अब उसके पास शहर में कोई काम नहीं था। जतिन गांव आकर यही कुछ काम करने का सोचने लगता है। देखना भाई, अचानक क्या हो गया? अब तो मेरे पास कोई काम नहीं, थोड़े बहुत पैसे बचाकर रखा हुआ हूँ। सोच रहा हूँ इससे ही कुछ काम यहीं शुरू कर देता हूँ। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा। जतिन गांव में ही कुछ नया काम करने के लिए शुरुआत तो करता है, मगर उसका कोई भी काम सही से नहीं चल रहा था। मैं कितना परेशान रहता हूँ काम को लेकर, लेकिन रामनाथ तो छोटे मोटे काम करके भी कितना खुश रहता है और पैसे भी अच्छे कमा लेता है। सब अपना अपना नसीब है। जतिन अक्सर रामनाथ से मुलाकात किया करता था और घंटों बातें भी किया करता था। एक दिन अचानक एक आदमी रामनाथ के घर आता है। आप कौन? आपको क्या काम है? मैं सेठ जी का आदमी हूँ। उन्होंने कहा है उन्हें तुम्हारी जमीन चाहिए। मेरी जमीन? मगर क्यों? अब से सेठ जी का काम वहाँ होगा और उसके बदले वो थोड़ा अनाज तुम्हें दे देंगे। कल से ही वहाँ काम शुरू हो जाएगा। अरे मगर मेरे पास तो वही है जिसके सहारे मैं थोड़े पैसे कमाता हूँ। अब मैं क्या करूँगा? वो सब हमें नहीं पता। रामनाथ बहुत दुखी हो जाता है। पता नहीं ये अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं। मतलब हमारी जिंदगी नहीं है क्या? सब इन लोगों का ही है। अरे, ये लोग चाहते हैं सभी इनसे नीचे ही रहे, किसी को आगे बढ़ता देख ही नहीं सकते हैं। रामनाथ गाय का दूध बेचने लगता है और नैना अपने आचार पापड़ का काम जारी रखती है। तभी एक दिन वापस से वही आदमी रामनाथ के घर आता है। अब क्या हुआ? अब क्या सोचते हो आप लोग? सुनो,
ज्यादा जबान चलाने की कोशिश मत करना। सेठ जी को तुम्हारे गाय चाहिए। क्या अब उन्हें मेरी गाय भी चाहिए? हाँ, तुम्हारी गाय लेकर जा रहा हूँ। और हाँ, तुम लोगों के जरूरत के अनुसार हर रोज दूध मिल जाएगा। रामनाथ की गाय भी चली जाती है। हे भगवान, ये कौन सी परीक्षा ले रहे हैं आप हमसे? एक आखिरी सहारा था, वो भी छीन गया। ये बहुत गलत कर रहे हैं सेठ जी। क्या बोलूं नैना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अचानक ये सब क्या हो रहा है? सुनिए, आप चिंता मत कीजिए। हम कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमसे कोई छीन ना सके। वैसे भी अचार पापड़ के ऑर्डर भी नहीं आ रहे हैं। हमें कुछ और करना चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। हम रगड़ा चाट बनाकर बेचते हैं और वो हमसे कोई भी नहीं छीन पाएगा। हाँ, तुम सही कह रही हो, यही करते हैं। अगले ही दिन से रामनाथ और नैना रगड़ा चाट का ठेला लगा देते हैं। लोग रगड़ा चाट खाने आने लगते हैं। वाह, ये रगड़ा चाट तो बहुत स्वादिष्ट है। एक काम कीजिए, अब यही काम जारी रखिए। रामनाथ का ये काम भी चलने लगता है। नैना और रामनाथ दोनों मिलकर चाट बेचा करते थे और धीरे धीरे अच्छे पैसे भी कमाने लगते हैं। हर रात नैना सफेद मटर भिगोकर रख देती थी और सुबह रामनाथ और नैना दोनों मिलकर बाकी सामान तैयार करते थे। सुनिए, देखिए तो जरा, मटर गायब है। क्या? अब मटर कौन चुरा कर ले गया? ये क्या हो रहा है? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। थोड़ा कुछ अच्छा होने लगता है, फिर सब खराब हो जाता है। मटर के साथ साथ बर्तन भी ले गया चोर। अब आज तो चाट का ठेला लग ही नहीं पाएगा। माँ ने एक बर्तन दिया था, वो दादी जी ने माँ को दिया था। वो थोड़ा बड़ा भी है, तो उसमें ही मटर भिगोकर रख दूंगी। ठीक है, और आज रात में ध्यान रखूंगा कोई चोरी ना हो। रामनाथ पूरी रात मटर की रखवाली करता है। अगली सुबह दोनों वापस से रगड़ा चाट का ठेला लगा देते हैं। अरे नैना, मटर तो खत्म हो गए, लेकिन ग्राहक तो अभी भी बहुत आ रहे हैं। हाँ, अब कल से इसमें से भी ज्यादा सफेद मटर भिगोकर रख दूंगी। नैना रात के वक्त मटर भिगोने लगती है। ओहो, इस थैली में बहुत कम मटर है, दूसरी लेकर आती हूँ। नैना थोड़ी मटर पानी में डालकर दूसरी थैली लेने जाती है। जब वापस आती है तो देखती है पूरा बर्तन सफेद मटर से भरा हुआ था। हे भगवान, ये कौन सा जादू है? मैं तो थोड़ा सा मटर डालकर गई थी, इसमें तो ढेर सारे मटर आ गए। रामनाथ भी ये देखकर हैरान था। शायद इस बर्तन का कमाल है। नैना, वापस से यही करके देखो। नैना सारे मटर निकाल लेती है और वापस से थोड़ा सा मटर बर्तन में डालती है। तुरंत पूरा बर्तन मटर से भर जाता है। चलो नैना, चाट का ठेला लगाते हैं। आज रगड़ा चाट का स्वाद थोड़ा अलग ही था। जितने भी ग्राहक आ रहे थे, सभी चाट की बड़ाई कर रहे थे। भैया, आपका चाट खाकर तो ऐसा लग रहा है स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। क्या स्वाद है इसका! ऐसा लगता है मुंह में जाते ही कोई जादू हो रहा है। वाह, मजा आ गया भैया। धीरे धीरे बहुत ग्राहक जुड़ने लगते हैं। रामनाथ और नैना के मटर के पैसे बच जाते थे, क्योंकि उस बर्तन में थोड़ा मटर डालते ही ढेर सारे मटर मिल जाया करते थे। एक रात रामनाथ काम खत्म करके घर वापस जा रहा था। नैना पहले ही घर जा चुकी थी। रास्ते में रामनाथ को सेठ जी दिखते हैं। उनकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। रुकिए सेठ जी, मैं मदद कर देता हूँ, अभी निकल जाएगी गाड़ी। रामनाथ सेठ जी की मदद करता है। सेठ जी गाड़ी से बाहर आते हैं। अरे, तुम रामनाथ हो ना? जी सेठ जी। तुम्हारी ही जमीन और गाय ली है ना हमने? जी सेठ जी। फिर तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्या करूं, तकलीफ में नहीं देख पाता किसी को। रामनाथ से थोड़ी देर बात करने के बाद सेठ जी को बहुत बुरा लगा। रामनाथ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। मैंने जो भी किया वो किसी के कहने पर किया। किसके कहने पे? जतिन के कहने पे। उसने ही मुझे ये सब करने के लिए बोला। ये सुन रामनाथ हैरान रह जाता है। नहीं, जतिन ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दरअसल वो तुमसे जलता था। उसने बताया था कि
वो बहुत कुछ करना चाह रहा है मगर उसका कुछ भी नहीं हो पा रहा है और तुम बड़े ही आराम से ढेर सारे काम कर रहे हो और साथ ही साथ बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हो। इसका मतलब आज तक हमारे साथ जो भी हो रहा था वो सब जतिन की वजह से। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारी जमीन नहीं चाहिए और ना ही तुम्हारी गाय। तुम कल ही मेरे घर आकर अपनी गाय को ले जाओ। रामनाथ जतिन के बारे में ये बात जानकर बहुत दुखी हो जाता है और नैना को सारी बातें बताता है। अगले दिन जतिन से मिलकर सवाल पूछने आता है तो पता चलता है वो शहर जा चुका है और वापस कभी नहीं आएगा। रामनाथ अपनी गाय और जमीन सेठ जी से वापस ले लेता है। राज एक अमीर घर से ताल्लुक रखने वाला 10 साल का बच्चा था जो अपने माँ बाप के साथ पिकनिक पर जा रहा था। वहाँ पहुँचने से पहले मुझे एक चॉकलेट केक दिला देना पापा। केक क्यों? तुम्हारा बर्थडे है क्या आज? क्या ये कोई रूल है कि केक सिर्फ बर्थडे पर ही खाया जा सकता है? हाँ, रूल है, क्योंकि बेवजह केक खाने से दांत खराब हो जाते हैं। झूठ झूठ, बिल्कुल झूठ। मुझे केक खाना है, मुझे केक खाना है। अरे अच्छा खा लेना, शांत हो जाओ। राज अभी अपनी जीत की खुशी मनाना शुरू भी नहीं कर पाया था कि तभी एक बड़ा सा ट्रक आकर उनकी कार को टक्कर मार देता है। इस दुर्घटना में राज तो बच जाता है पर उसके माता पिता की मौत हो जाती है। उनकी लाश भी कार के साथ ही जल जाती है। मम्मी, पापा, तुम कहाँ से आए हो? मम्मी, पापा। अरे ये बच्चा सदमे में है, ये कुछ नहीं बता पाएगा। देखो, इसके पास कोई आईडी हो तो इसे उसी पते पर पहुंचवा दो। वो लोग राज की जेब में देखते हैं तो उन्हें उसका आईडी कार्ड दिखता है। वो लोग उसे उसी पते पर पहुंचा देते हैं और उसके ताया मदन और ताई मीरा के दुर्घटना की बात बता देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चे को सही सलामत यहाँ तक पहुँचा दिया। हाँ, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। ये तो हमारा फर्ज था। वो दोनों उन लोगों के सामने तो अच्छा बर्ताव करते हैं पर उनके जाते ही वो राज को घर से निकाल देते हैं। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? वही जिसका हमें सालों से इंतजार था। आखिरकार हमें तेरे माँ बाप से छुटकारा मिला है। अब ये पूरा घर हमारा है। हाँ, इसीलिए फौरन यहाँ से चला जा। पर मैं कहाँ जाऊंगा? और फिर इस घर में मेरा भी तो हिस्सा है। जहाँ जाना है वहाँ जा, चाहे भाड़ में जा या चाहे अपने माँ बाप के पास चला जा। और रहे हिस्से की बात तो ये है तेरा हिस्सा, ले पकड़ और निकल। कुत्ते वाले बिस्कुट। हाँ, तेरी यही औकात है, समझा? अब निकल यहाँ से। राज रोता हुआ वहां से चल देता है। तब उसे अपनी माँ की कही हुई एक बात याद आती है कि भगवान हमारी हर हाल में मदद करते हैं। ये सोचकर वो मंदिर की तरफ चल पड़ता है। मेरे पास और तो कुछ भी नहीं है, तो मैं ये बिस्कुट भी भगवान को चढ़ा दूंगा और बदले में अपना घर मांग लूंगा। पर जब वो मंदिर पहुंचता है तो देखता है कि मंदिर के बाहर एक अधमरा कुत्ता बैठा हुआ है। उसे उस पर दया आ जाती है और वो बिस्किट उसी कुत्ते को खिला देता है और मंदिर के अंदर खाली हाथ ही चला जाता है। हे भगवान, आप तो सब जानते हैं। मैं बिस्किट लेकर आया था पर मंदिर के बाहर एक मरियल कुत्ता था जिसे मैंने वो खिला दिया। पर प्लीज आप मेरी बात मान लीजिएगा, मुझे मेरा घर दिला दीजिए वरना मैं कहाँ जाऊंगा। अरे ये बिस्किट कहाँ से आया? लगता है ये भगवान जी का आशीर्वाद है। राज उस बिस्किट को लेकर बाहर आ जाता है। तभी वो बिस्किट बोल पड़ता है। मैं जादुई बिस्कुट हूँ राजा, और भगवान ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो बस घर चाहिए। अच्छा तो ये लो।
देखते ही देखते वो बिस्किट एक घर में परिवर्तित हो जाता है। ये देखकर राज बहुत खुश होता है और उस घर में चला जाता है। वो घर पूरा बिस्किट का बना हुआ था, इसलिए राज उसमें से बिस्किट लेकर खाने लगता है और सो जाता है। हाँ, सुबह हो गई, इतनी जल्दी? मेरे पास तो बिस्किट के सिवाय और कुछ है भी नहीं खाने पीने को। उसके इतना कहते ही वहां पर नाश्ता प्रकट हो जाता है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है और मजे से नाश्ता करता है। फिर वो बाहर जाता है तो देखता है कि बारिश हो रही है और जानवर भीग रहे हैं। उसे जानवरों से बहुत प्यार था, इसलिए वो उनको घर में ले आता है। आओ आओ, तुम लोग परेशान मत हो बारिश में, आराम से रहो यहाँ। क्योंकि वो जादुई बिस्किट का घर था, इसलिए जितने भी जानवर घर में आ रहे थे वो उनके हिसाब से बड़ा होता चला जा रहा था। तभी बाहर से लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखता है। हे भगवान, ये क्या? बारिश और ओले की वजह से बस ही पलट गई और लोगों के पास सिर छिपाने तक की जगह भी नहीं है। मुझे इन लोगों की मदद करनी चाहिए। अरे सुनिए आप लोग, यहाँ आइए मेरे घर में, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे तुम्हारे इतने से घर में हम सब लोग कैसे आ पाएंगे? अरे आप आइए तो सही, मेरा घर देखने में छोटा है पर अंदर से बहुत बड़ा है। ये सुनकर लोग उसके घर में आने लगते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि उसका घर सचमुच अंदर से बहुत बड़ा है। तब एक आदमी कहता है, ये बारात की बस थी। हम सब लोगों को एक शादी समारोह में पहुंचना है जल्द से जल्द, पर ऐसे मौसम में कैसे पहुंचेंगे? ऐसा ही रहा तब तो मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ, सही कहा। और अगर मुहूर्त निकल गया तो ये शादी 7 साल तक नहीं हो पाएगी। आप लोग फिक्र ना करिए, मैं कुछ कहता हूँ। तुम भला क्या करोगे? आप देखते जाओ। है जादुई बिस्किट के घर, क्या तुम हमें इन लोगों की मंजिल पर पहुंचा सकते हो? बिल्कुल, अभी लो। जादुई बिस्किट का घर उड़ना शुरू करता है और बादलों के ऊपर चला जाता है और बिजली की रफ्तार से उन लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचा देता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुम्हारा ये जादुई घर तो कमाल है। फिर राज वापस आ जाता है और उसे आइडिया आता है कि वो अपने घर का टिकट लगाकर पैसे भी कमा सकता है। वो ऐसा ही करता है और पैसे कमाने लगता है। मैंने ऐसा कुछ कभी भी कहीं नहीं देखा। ये तो बेस्ट ऑप्टिकल इल्यूजन है। ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है अंकल, असली जादू है। बड़े मजाकिया हो तुम। हाँ, राज को भी हंसी आ जाती है कि लोग असली जादू को ऑप्टिकल इल्यूजन समझ रहे हैं। उस जादुई बिस्किट के घर की वजह से राज खासा फेमस भी हो जाता है और उसके फेमस होते ही उसके ताया और ताई उसका ये घर भी हड़पने उसके पास आ जाते हैं। हमें पहचाना बेटा? आपको भला मैं कैसे भूल सकता हूँ? आपने मेरा घर हड़प लिया था। बेटा, वो पुरानी बात हो गई, उसके लिए हमें माफ कर दो। इस दुनिया में हमारे अलावा तुम्हारा है ही कौन? हमें अपने नए घर में नहीं बुलाओगे? ओके, आइए। तो ये घर तुम्हें कैसे मिला? राज उन दोनों को पूरी बात बताना शुरू करता है। पहले तो वो उसे प्यार से बात करते हैं और फिर अचानक उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकालने लगते हैं। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? तू किसी घर में रहने लायक नहीं है। आज से ये घर भी हमारा है। ये कहकर वो उसे धक्का दे देते हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। जमीन पर गिरने से उसके सिर से खून निकलने लगता है। जादुई बिस्किट, मुझे बचाओ। जो हुक्म मेरे आका। जादुई बिस्किट के घर से हजारों बिस्किट निकलते हैं और उन दोनों को मारने लगते हैं। वो बिस्किट राज के ताया और ताई की बहुत पिटाई करते हैं। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर वो बिस्किट उन्हें भागने भी नहीं देते। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। हमसे गलती हो गई जो हम यहाँ आए, हमें जाने दो। उनकी चीख सुनकर लोग पुलिस को भी बुला लेते हैं।
राज पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है और पुलिस मदन और मीरा को गिरफ्तार करके ले जाती है। मैं इनका भतीजा हूं, पर इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। इनको अच्छी सजा देना पुलिस अंकल। फिर राज अपने पुराने घर में रहने चला जाता है और जादुई बिस्किट के घर का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की मदद के लिए करता है। उसका अपना परिवार नहीं था, पर उसने जिन लोगों की मदद करी वो उसका परिवार बन गया था। एक गांव में आनंद नाम का आदमी अपनी पत्नी रागिनी और बेटे बबलू के साथ रहा करता था। आनंद मजदूरी करके अपना घर चलाता था, पर उसको जल्दी कहीं काम नहीं मिलता था। इस वजह से वो लोग बहुत गरीबी में अपना जीवन काट रहे थे। आज कुछ पैसे कमा कर लाए हो या आज भी हमें उपवास रखना पड़ेगा? आज तो कोई भी काम नहीं मिला। हे भगवान, मैंने किस मनहूस घड़ी में तुमसे शादी कर ली। जाती हूँ पड़ोस से कुछ मांग कर लाती हूँ खाने को। क्या हो गया पिताजी? कुछ नहीं बेटा, मैं कैसा पिता हूँ कि अपने बेटे को एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकता। उनका जीवन ऐसे ही चल रहा था और फिर एक दिन आनंद का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसके पैर खराब हो जाते हैं। पिताजी, आपको क्या हो गया? कंगाली में आटा गीला हो गया, और क्या होगा? चलो बहन, अपने घर चलो। अब इनके बस का नहीं है कि ये कुछ भी कर पाए तुम्हारे लिए। चलो बेटा बबलू। अरे पवन, कहाँ ले जा रहे हो मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को? अपने घर ले जा रहा हूँ। मैं अपनी बहन और भांजे को ऐसे भूख से तड़पते हुए नहीं देख सकता। जब इस काबिल हो जाना कि इन लोगों का पेट भर सको तो ले जाना वापस। पर मेरी बात तो सुनो। आनंद रोता रह जाता है और पवन अपनी बहन और भांजे को अपने साथ ले जाता है। हे भगवान, तू मुझे किस जन्म के पापों का सजा दे रहा है? मैंने आज तक कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? इससे अच्छा तो ये है कि मुझे अपने पास तू बुला ले। अरे घर में कोई है क्या? कौन है? कुछ खाने पीने को दे दो साहब। तुम मेरी और मेरे घर की हालत देखो। मेरा हाल तुमसे जुदा नहीं है, पर कम से कम तुम्हारे बदन पर कपड़े तो हैं। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। हो सके तो कुछ कपड़े ही दे दो। अच्छा ठीक है, इधर आओ, यहाँ कुछ कपड़े रखे हैं, ये ले लो और ये मेरी चप्पलें भी ले लो, क्योंकि अब मेरे पैर खराब हो चुके हैं। मैं चल तो सकता नहीं, तो क्या करूंगा इनका? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो जैसे तुम मरने वाले हो? अंदर से तो मर ही चुका हूँ, बस शरीर जिंदा है। मेरे जीवन में जीने लायक कुछ नहीं बचा है। तुमने मुझे इतना कुछ दिया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। वो भिखारी ये बोलकर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब आनंद पानी पीने के लिए उठता है तो देखता है कि उसकी चप्पलें रखी हुई है और वो पहले से ज्यादा अच्छी दिख रही है। अरे वो भिखारी तो ये चप्पलें ले गया था, तो फिर ये वापस कैसे आ गई? तुमने उस भिखारी की इतनी मदद करी, इसीलिए भगवान ने हमें तुम्हारे पास भेजा है। हम जादुई आइसक्रीम चप्पलें हैं। क्या ये चप्पल सचमुच बोल रही है या मेरा दिमाग खराब हो गया है? हम सचमुच बोल रहे हैं, क्योंकि हम जादुई चप्पल आइसक्रीम हैं और हम तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। आनंद को इन सारी चीजों पर यकीन नहीं होता है, पर फिर भी वो कहता है, काश मेरे पैर ठीक हो जाएं, ताकि मैं मेहनत करके पैसे कमा सकूं और अपनी पत्नी और बच्ची को वापस ला सकूं। उसके इतना कहते ही वो जादुई चप्पल आइसक्रीम उसके मुंह के पास आती है और वो उसकी एक बाइट लेता है और बाइट लेते ही उसके दोनों पैर एकदम ठीक हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई है। मेरे पैर ठीक हो गए। अब मैं कुछ खा लूं, फिर बाहर जाकर काम ढूंढता हूँ। आनंद उस जादुई चप्पल आइसक्रीम से खाने को कुछ मांगता है और फिर काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। वो अंकल बहुत बुरे हैं। अरे क्या हो गया बेटा? यहाँ मेला लगा हुआ था, पर एक बिजनेसमैन अंकल आए
उन्होंने कहा ये मेरी जमीन है, यहाँ से मेला हट गया। तुम्हें मेला चाहिए है? हाँ, हमें मेला चाहिए। जादुई चप्पल आइसक्रीम, क्या तुम इन लोगों के लिए एक बढ़िया सा मेला लगा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी लो। जादुई चप्पल आइसक्रीम हवा में उड़ती है और एक बहुत बड़े से आइसक्रीम थीम पार्क का रूप ले लेती है। वो आइसक्रीम थीम पार्क जमीन पर नहीं बल्कि हवा में था। उस तक जाने के लिए एक लंबी सीढ़ी भी थी। अरे बाप रे, वाह, ये तो आइसक्रीम वाला पार्क है। थैंक यू अंकल, आपके पास तो जादू है। वो बच्चे खुशी खुशी उस आइसक्रीम थीम पार्क में चले जाते हैं। बाकी जिन लोगों ने मेले में दुकान लगाई थी वो भी उस पार्क में आकर दुकानें लगाने लगते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों ना मैं भी इसी थीम पार्क में आइसक्रीम की दुकान लगा लूं? ये सोचकर वो जादुई आइसक्रीम की मदद से एक आइसक्रीम की दुकान खोल लेता है और आइसक्रीम बेचकर पैसे कमाने लगता है। मुझे तो लगा था हमारा धंधा चौपट हो गया है। तुम्हारे जादू ने हमारा काम बना दिया। हाँ, और मेरा भी काम बन गया। कुछ दिन तक वो थीम पार्क ऐसे ही लगा रहता है और वो लोग खूब कमाई करते हैं। फिर एक दिन आनंद सोचता है, अब तो मेरे पास जादू भी है और अच्छी कमाई भी हो रही है, तो क्यों ना मैं रंगिनी और बबलू को जाकर वापस ले आऊं? ये सोचकर वो अपनी ससुराल जाता है और रागिनी और बबलू को वहाँ से लेकर आ जाता है। पर उनके साथ रागिनी का भाई पवन भी आता है क्योंकि उसे आनंद की बात पर यकीन नहीं था। देखिए, अब मेरे पास सब कुछ है, मैं अच्छी कमाई कर रहा हूँ। अरे वाह, आपकी तो लाइफ ही बदल गई और आपके पैर भी बिल्कुल ठीक है। इस जादुई आइसक्रीम चप्पल ने तो सचमुच आपके लिए बहुत कुछ किया है। मुझे भी पार्क में जाना है। हाँ बेटा, चला जा। आनंद को लगता है अब तो सब कुछ सुधर गया है, लेकिन तभी पवन कहता है, इसमें तुम्हारा मेहनत कहाँ है? ये सब तो जादू है। अगर कल को जादू खत्म हो गया तो तुम क्या करोगे? पर जादू क्यों खत्म होगा भला? अरे जैसे ये जादू आया है वैसे जा भी सकता है ना, इसमें क्या बड़ी बात है। मैं अपनी बहन को यहाँ जादू के भरोसे नहीं छोड़ सकता। तुम अगर अपनी मेहनत से कुछ करो तभी छोड़ूंगा। भैया ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सही कह रहा हूँ बहन, तुम ही बताओ, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति मेहनत करे? हाँ हाँ चाहती हूँ। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं आज ही से इस जादुई चप्पल आइसक्रीम का सहारा छोड़ दूंगा और आइसक्रीम का ठेला लगाना शुरू करूंगा। आनंद चप्पल आइसक्रीम से अपना सारा जादू खत्म करने को और वहाँ से जाने को कहता है। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है अब। जरूरत है, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सहारे रहा तो मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए तुम मुझे आइसक्रीम बनाना सिखा दो और जाओ यहाँ से। जादुई चप्पल की आइसक्रीम आनंद को आइसक्रीम बनाना सिखा देती है। वो अगले ही दिन आइसक्रीम का ठेला लगाना शुरू कर देता है। उससे उसकी खूब कमाई होती है क्योंकि उसके अच्छे व्यवहार की वजह से अब सब उसे बहुत पसंद करते थे। हाँ, ये हुई ना बात, मैं यही चाहता था। धन्यवाद साले साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं जीवन भर जादू के सहारे बैठा रहता। ठीक है, मैं चलता हूँ। आते रहना भैया। हाँ मामा, आना और मेरे लिए चीज लाना। हाँ, जरूर। पवन वहाँ से चला जाता है और आनंद अपनी मेहनत से अपना घर चलाता है और खुशी खुशी रहता है।